इसको दोबारा देख भी सको। चलो 8वां सवाल देख रहे हैं हम। 8वां सवाल मैं सबसे पहले आपके लिए फिर से बना दे रहा हूँ। फोटो बड़ी सिंपल सी है। 7 कार्बन की पहले स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से तीसरे कार्बन में 1 कार्बन की ब्रांच है और इधर से तीसरे कार्बन में 2 कार्बन की ब्रांच। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन भले नहीं भी लगाओ तो चलता है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए हम सोच के लगा सकते हैं। हालांकि स्कूलों में कभी भी आप सवाल करेंगे तो हाइड्रोजन प्रॉपर लगा के काम किया करिए, वरना नंबर नहीं मिलते हैं। सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हम नियम लगाते हैं कि मेन चेन कौन सी होगी। तो मेन चेन सिलेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं वो कार्बन आना ही चाहिए जिससे जुड़ा हो फंक्शनल ग्रुप, है नहीं। फिर हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, है नहीं, तो बात आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हम चलाते हैं स्कूटर, लेकिन स्कूटर चलाने के पहले हम हमेशा चौराहे जंक्शंस चेक करते हैं। जैसे अगर आप इस छोर से स्कूटर चालू करते हो तो जंक्शन ये आएगा, इधर से भी चालू करते हो तो जंक्शन ये होगा। हमको क्या करना है, मैक्सिमम स्कूटर चलानी है। तो मैक्सिमम स्कूटर चलाने के लिए इस चौराहे में हमको कैसे पहुंचना चाहिए, यहाँ से। हेलो, ये बात राइट है बच्चों? हेलो, कार्बन पे, कार्बन के चौराहे पे आके हम रुक जाएंगे और देखेंगे कहाँ जाना है। नीचे जाएं तो एक ही कार्बन, आगे बहुत पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आगे चला जाऊंगा। नेक्स्ट, अभी तो यहाँ से ऑप्शन ही है कि आगे जाओ। फिर मैं यहाँ जाके रुक गया, सीधे जाऊं या नीचे जाऊं, दोनों में कार्बन सेम है और दोनों दो दो कार्बन ही है, तो कहीं भी चले जाओ बात एक ही है। लेकिन कोई एक ही जगह जा पाएंगे? तो लेट्स से नीचे जाओ तो भी बात सेम है, सीधे जाओ तो भी बात सेम है। तो अब एक काम करते हैं, अपन सीधे ही चले जाते हैं। एक छोर से दूसरे छोर में जाने के बाद हम रिट्रेस करते हैं, तो दिस इज हाउ वी गेट आर मेन चेन। अगर एक छोर से, एक एंड से दूसरे एंड आप पहुंच गए नियम लगाते हुए, अब आपको कुछ नहीं करना, आप रिट्रेस कर लेना, आपको मेन चेन मिल जाएगी। दे मेन चेन हमको मिल गई, और जो ब्रांच बच गई उसको मार देते हैं हम गोला, ताकि आपने को ब्रांच अलग से दिखती रहे। अब ब्रांचेस का नाम कैसे किया जाता है सर? कार्बन की ब्रांच का नाम होता है जनरली अल्क आइल। जितने कार्बन हो उसके हिसाब से अल्क, और ब्रांच है इसलिए आइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन की ब्रांच क्या कहलाएगी बच्चों? मेथ, और ब्रांच है इसलिए आइल। 2 कार्बन की ब्रांच कहलाएगी एथ, और ब्रांच है इसलिए आइल। अब मेन चेन सिलेक्शन के बाद बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है? मिनिमम नंबर देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स को, है नहीं। तो बात आती है लोएस्ट लोकेशन रूल। अगर मैं लेफ्ट से राइट नंबरिंग करूंगा तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं राइट से लेफ्ट नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सी नंबरिंग सही है? लोकेशन अगर देखो तो रेड पेन से भी नंबरिंग, रेड पेन से भी लोकेशन 3 और 5 पे आ रहा है, और ब्लैक पेन से भी 3 और 5 में आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेशन रूल भी टाई हो गया। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों यहां तक? यस सर। किसी को दिक्कत? यस सर। नहीं है, ठीक है। अब लोएस्ट लोकेशन रूल, लोएस्ट लोकेंट देसी भाषा में हम टेक्निकली लिखते हैं उसको, लोएस्ट लोकेंट रूल टाई हो गया। तो बात आती है रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन पे। तो ये मिथाइल की ब्रांच है, इसलिए मैंने नाम लिख भी दिया आपके लिए। एम से स्टार्ट हो रही है, इथाइल की ब्रांच है, ई से स्टार्ट हो रही है। प्रेफरेंशियली ई हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम ई को मिनिमम नंबर देंगे। तो कौन सी नंबरिंग इस आधार पे सही हो जाएगी? ब्लैक वाली, रेड वाली गलत हो जाएगी। हेलो, यस। बस अब नाम की बारी आती है। तो कॉलम 1 में ब्रांचेस का नाम लिखेगा। ब्रांचेस का नाम भी कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकली। तो 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, कॉलम 1 खत्म। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 7 कार्बन की मेन चेन है, इसलिए अल्क हो जाएगा हेप्ट, और सैचुरेटेड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स यानी कि कॉलम 4 हो जाएगा एन। कॉलम 5 भी डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। डाउट बोलो बेटा, कर दूं? हाँ, चलो। ये तीसरा सवाल है हमारा, इसको मैं बना देता हूँ आपके लिए। हालांकि यहाँ पे भी बना हुआ है भाई। एक तरीका है कार्बन को ऐसे कोनों से दिखा देने का, जैसे इस कार्बन से ऐसे एक डंडी, भाई ये आप अगर देखोगे तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से एक डंडी ऐसे खींचिए, एक डंडी ऐसे खींचिए। एक्चुअली हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। वही समझाने के लिए मैं और करके आपको कार्बन दिखाते हुए भी बना रहा हूँ कि 3 कार्बन की साइक्लिक चेन हो गई, इस ब्रांच पे लगा NO2, इस ब्रांच पे लगा है O, और ये 2 डंडे, 2 डंडे मतलब O और CH2 और CH3 यानी कि 2 कार्बन।
ये दूसरे कार यहाँ पे लगा हुआ है दो डंडे, मतलब एक CH2 और एक CH3, ऐसे है ना, ये सीधे जा रहा है और राइट लेफ्ट टर्न हो रहा है। ये फोटो समझ में आती है बच्चों? इसको कहते हैं बच्चों बॉन्ड लाइंड प्रोजेक्शन, मतलब बॉन्ड्स को हम लाइन और कॉर्नर्स से दिखाते हैं। और ये हमारा एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर है। दोनों फोटो समझ में आ रही है बच्चों? पहले हाँ बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर फ़ोटो हम समझ पाए हैं तो आइए अब सवाल ही कर दें। तो मैं एक बार फिर से फ़ोटो बना देता हूँ आपके लिए। ये है एक्चुअली, इसमें बेटा लगे हैं आपके एक्चुअली दो कार्बन, इसमें लगा है आपके पास NO2 का ग्रुप, और इसमें लगा है आपके पास O और साथ में दो कार्बन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं है सर? क्योंकि बेटा OR और NO2 को हम ब्रांच की इज्जत देते हैं, तो इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप की इज्जत नहीं पाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सर ये वाली स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है? 2। इसमें कितने कार्बन एटम है? 2। और साइक्लिक चेन में कितने कार्बन एटम है? 3। तो मेन चेन कौन सी होगी? स्ट्रेट चेन की साइक्लिक? साइक्लिक। तो मेन चेन हमारी ये साइक्लिक चेन हो गई। कोई दिक्कत? अब मेन चेन की आती है नंबरिंग। अब नंबरिंग या तो आप क्लॉकवाइज करो या तो एंटी क्लॉकवाइज करो। 1 2 3 लिखना है, लेकिन 1 किसको लिखें 2 किसको लिखें ये कैसे पता चलेगा? नंबरिंग का नियम। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लोएस्ट लोकेशन में चाहे कहीं से भी चालू कर दो, हर लोकेशन में 1 2 3 है, तो वो भी टाई है, तो बच गया अल्फाबेटाइजेशन। तो सबसे पहले ये ब्रांचेस का मैं आपको नाम बता दूं। बेटा ये 2 कार्बन की ब्रांच है, 2 कार्बन के लिए अल्क होता है एथ और ब्रांच है इसलिए आइल, तो इसका नाम हो गया इथाइल। मैं सिर्फ ई लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अल्फाबेटाइजेशन भी चेक करना चाह रहा हूँ। हेलो, इस ब्रांच का प्रीफिक्स होता है नाइट्रो, इट स्टार्ट्स विथ स्मॉल n। हेलो, यस सर। और ये 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े होते तो कहलाता इथाइल, लेकिन ये 2 कार्बन O के साथ जुड़े हैं इसलिए एथ तो ये भी है, लेकिन ये है ऑक्सी। सर यहाँ पे पूरा क्यों लिख रहे हो बेटा? एक्चुअली मैं ये भी पूरा लिख दे रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर आप खुद बताओ, आपकी क्लास में 2 गौरव हैं, एक का नाम है गौरव सिंह और एक का नाम है गौरव अरोरा, अल्फ़ाबेटिकली किसका नाम ऊपर आएगा? खुद बोलो। गौरव अरोरा। क्यों? क्योंकि गौरव गौरव टाई हो गया, अब सिंह का S और अरोरा का A आपस में कंपेयर होगा। वही बात यहाँ पे है कि सर N तो हार ही गया अल्फ़ाबेटाइजेशन में E से, लेकिन ये भी एथ है, ये भी एथ है, तो एथ ऑक्सी जीतेगा कि एथ आइल? सर Y पहले आता है कि O? अरे बोलो। O आएगा, तो ये जीत गया। तो ये हो गई ब्रांच नंबर 1। अब सेकंड किसको बनाऊं? सेकंड सर क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अल्फाबेटाइजेशन लगा दो, क्योंकि लोकेशन में तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अब फिर E जीत जाएगा। तो फिर 2 इसको बोल दो, 3 इसको बोल दो। हेलो, बस मेरे हिसाब से नंबरिंग की आपको उलझन होगी इस सवाल में, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेलो, That cleaved either by heterolytic cleavage or homolytic cleavage. कोई भी कोवलेंट बॉन्ड, बस बेटा मैं हिंदी बोलता जाऊंगा पीछे पीछे। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड, सर कोवलेंट बॉन्ड के ही टूटने को क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, और कार्बन हमेशा कैसे बॉन्ड बनाता है? बेटा कार्बन प्राइमरीली कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कोवलेंट ही होते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब भी रिएक्शन होंगे तो वो टूटेंगे, और नए बनने के पहले उनका टूटना हमको समझना होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन कंपाउंड जो कि कोवलेंट होते हैं, उनका टूटना यानी कि उनका फिशन 2 प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार कहलाता है होमोलिटिक टूटना, होमोलिटिक फिशन, और दूसरा कहलाता है हेट्रोलिटिक टूटना यानी कि हेट्रोलिटिक फिशन। चलो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेट्रोलिटिक लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो पहले पूरा हेट्रोलिटिक एक एक करके आयुष पढ़ते जाओ। हेट्रोलिटिक का पहला पॉइंट जी, The bond breaks in such a manner that shared pair of electrons remain with one of the fragment. अब इसकी इंग्लिश समझ लेते हैं बेटा। चलो इसकी इंग्लिश में आपको अलग से वाइट बोर्ड में समझाता हूँ। बेटा एक टूटने का तरीका होता है जिस तरीके को मैं कह रहा हूँ हेट्रोलिटिक फिशन। अब ये होता कैसे, उसके लिए मैं आपको पहले ही आगे आपको थ्योरी में दिख जाएगा, पर उसके लिए कॉमन सेंस में आपको पहले ही दे देता हूँ। देखो बेटा होता ये है
एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको और अच्छा समझ में आएगा कि जैसे मान लो मेरे पास CH3Cl है। CH3Cl क्या होगा बच्चों? 1 क्लोरोमीथेन। हेलो। और 1 क्लोरोमीथेन को हम जनरली कह सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, है ना। तो मिथाइल क्लोराइड जो है, इसका रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तो क्या होगा? क्या ये हम सोच सकते हैं कि हमें रटना पड़ेगा? इसी को बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 11th में भले ऑर्गेनिक बहुत कम है बेटा, पर जैसे ही आप क्लास 12th में जाओगे, 12th का पूरी की पूरी एक NCERT का पार्ट, पूरी एक NCERT ऑर्गेनिक ही है। और बेटा ट्रस्ट मी, रटते रह जाओगे अगर ये कॉमन सेंस, जिसे हम मैकेनिज्म कहते हैं, ये समझ में ना आए। सर मैकेनिज्म कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बहुत कुछ फाड़ू चीज़ नहीं है। वो है क्या सर? ये बेटा ये कॉमन प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, तो इसको समझ ही लें, ज़्यादा अच्छा है। आइए कोशिश करें। तो बेटा कभी भी कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, एक टूटना होता है हेट्रोलिटिक। ये जनरली पता है कब होता है? जब कोई भी कार्बन कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट कार्बन, तो हमारा सारा का सारा ध्यान कार्बन पे ही रहेगा। तो कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगने के कारण, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसकी पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी मतलब क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन के खींचेंगे, तो कार्बन पे पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्लोरीन में नेगेटिविटी आ जाएगी। ये कोवलेंट बॉन्ड एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और यहाँ पे पोलैरिटी कार्बन पे कुछ ऐसी आई है कि उस पर पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक रिएजेंट आता है, तो रिएजेंट यहाँ पे फिलहाल NaOH। अब NaOH करेगा क्या? हम सब जानते हैं सर, NaOH टूटता है Na प्लस और OH माइनस में। हम कौन सी केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं? कार्बन की केमिस्ट्री में। कार्बन पे चार्ज क्या है? प्लस। अब खुद बताओ कार्बन के प्लस की तरफ कौन खींचा चला आएगा? OH माइनस आएगा, इस कार्बन को कहेगा एक कार्बन की पॉजिटिविटी, भाई माइनस प्लस की तरफ खींचता है। लेकिन अटैक हमेशा कौन करता है बेटा? जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, क्योंकि पॉजिटिविटी क्या होती है? ये न्यूक्लियस पे थोड़ी कोई अटैक हो रहा है। न्यूक्लियर लेवल रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? हिरोशिमा नागासाकी। हेलो हेलो। अरे न्यूक्लियर लेवल रिएक्शन नहीं होता है तो मास्टर ये पॉजिटिविटी का है। अबे इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिविटी। न्यूक्लियस में ना मारेगा कोई। अगर न्यूक्लियस में अटैक हो गया तो एक छोटा सा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अगर बेटा चन्ना गया, गुस्से में आ गया, तो सतना सतना तो उड़ा जाएगा। इतनी औकात होती है न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए न्यूक्लियस अनस्टेबल जिन एटम्स के होते हैं उनको रेडियो एक्टिव कहा जाता है। न्यूक्लियर लेवल रिएक्शन अगर होती है तो हिरोशिमा नागासाकी हो जाता है। एक तो बम में न्यूक्लियर फ्यूल डाल दो और फोड़ दो उसको कहीं, तो कम से कम 200-400-500 किलोमीटर, अरे 1 माइक्रोग्राम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल कर लो ना, 200-400 किलोमीटर तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। और वो भी केवल बम गिरने के दौरान नहीं, उसके बाद भी जो रेडिएशंस होंगे वो वहाँ की जनता को 60-70-80 साल तक लूला लंगड़ा ही बनाए रहेंगे। जो नए बच्चे पैदा होंगे वो भी डिफॉर्म्ड होंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इतने सारे रेडिएशंस फेंकता रहता है सालों तक। हेलो। वो तो जापान था, अच्छी इकॉनमी है तो वो लोग फटाफट अब निपटा लिए। कहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो जाए तो जो 60-70 साल है वो 600 साल तक वो उसका ट्रेसेस रह जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो ऑब्वियसली बात है सर, OH माइनस यहाँ जाएगा और कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो होगा क्या सर? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना भी चाह रहा है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई मिल गई तो कार्बन इस क्लोरीन कहेगा ले, तय हमसे खींच रहे थे इसी तरह ले जा। तो क्लोरीन इन फॉर्म ऑफ Cl माइनस लीव कर जाएगा और CH3 के साथ क्या लग जाएगा? OH। मतलब हम अल्काइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड से हमने क्या बना लिया? मिथाइल एल्कोहल, यानी कि प्रोडक्ट एल्कोहल बन गया। हेलो हेलो। अब यहां पे जो बॉन्ड टूटा है, फिलहाल मैं इंटरेस्टेड केवल उसमें हूं। ये बॉन्ड कैसे टूटा? ये बॉन्ड टूटा कार्बन और क्लोरीन में। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन ने दे दिया, तो कार्बन एक्चुअली हो गया कार्बन पॉजिटिव और क्लोरीन हो गया क्लोरीन नेगेटिव। तो जब बॉन्ड टूटता है कोवलेंट बॉन्ड, और जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक व्यक्ति रख लेता है और दूसरा उसको रखने देता है। हेलो। ऐसे फिशन को कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। हेलो। यस सर। Heterolytic cleavage. The bond breaks in such a manner
that shared pair of electrons remain with one of the fragment. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो दो कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बने शेयर थे वो किसी एक फ्रैगमेंट मतलब टूटने के बाद किसी एक 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 टूटे हुए हिस्से पे जैसे क्लोरीन पे चले गए थे। बात समझ में आती है बच्चों? हेलो, चलो होमोलिटिक अच्छा थोड़ा सा ये आगे मैं आपको पॉइंट क्रमांक 2 भी कंटिन्यूशन में पढ़ लें क्योंकि ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ, फिर भी आपके रिवीजन के लिए हो जाएगा। आयुष पॉइंट क्रमांक 2 पढ़ो। हाँ बेटा, हाँ बेटा आप जाओ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो उससे रिवीजन ज़रूर कर लेना, ठीक है? चलो हाँ चलो आयुष पढ़ो इसको। General mechanism of organic reaction. A plus B gives C plus D. CH3Cl plus NaOH gives CH3OH plus NaCl. हाँ अब मैं बोल दे रहा हूँ बेटा, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रोडक्ट बना मिथाइल अल्कोहल, और ये Cl माइनस ज़रूर है लेकिन साथ में Na प्लस यहाँ भी था तो यहाँ पे भी लिख दिया, तो एक्चुअली ये Cl माइनस के नीचे लिखा भी हुआ है लिविंग ग्रुप लिख रहा है। ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये रिएजेंट है, मैंने इंग्लिश बोली यहाँ लिखवा भी दिया है। अच्छा एक चीज़ और जानकारी मैंने आपको नहीं दी, यहाँ पे लिखी है लेकिन वो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस कार्बन के कंपाउंड पे अटैक होता है, जिस कार्बन के कंपाउंड पे जो ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट होता है, तो वो रिएक्टेंट जो कार्बन का कंपाउंड है और जिस पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है? OH माइनस। तो इस मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? Substrate. तो सबस्ट्रेट कौन सा रिएक्टेंट होता है? वो रिएक्टेंट जिस पे अटैक होता है। अटैक कौन कर रहा है यहाँ पे? OH माइनस, तो वो हो गया अटैकिंग स्पीशी। और अटैकिंग स्पीशी का जन्मदाता कौन है? NaOH, जो कि रिएजेंट कहला रहा है। हेलो, Yes sir. तो लिखा भी हुआ है सबस्ट्रेट के नीचे एट विच अटैक टेक्स प्लेस, और रिएजेंट में लिखा हुआ है विच प्रोड्यूसेस अटैकिंग स्पीशी। हेलो हेलो, Yes sir. तो वो जो कॉमन सेंस मैंने आपको वहाँ दिया वो यहाँ मैं समझा भी दिया हूँ। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेट्रोलिटिक फिशन। एक काम करते हैं, होमोलिटिक पहले हेट्रोलिटिक ही समाप्त कर देते हैं। चलो कैपिटल B पढ़ो बेटा, हेट्रोलिटिक। जी आयुष रीड करें। Characteristics of heterolytic fission. After heterolysis, one atom has a success electronic structure and a positive charge, and the other fragment have a negative charge. वही वाली बात कह रहा है, बस बस रुक जा बेटा। जैसे CH3Cl है, कहता है अगर इसका हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा ले जाएगा, जैसे Cl माइनस ले गया और ये CH3 प्लस बन गया। ये बेटा कार्बन पे पॉजिटिविटी जनरली नोन एज कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, इसमें अगर आप गौर करो तो कार्बन के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसका चला गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6, इसलिए कह रहा है सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब आउटर मोशन में इसके शेयरिंग के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे नेगेटिव आ जाएगा, जो ले जाएगा। लो Yes sir. पॉइंट क्रमांक 2 बोल पढ़ो बेटा। Heterolytic fission is represented by a full-headed curved arrow. बस अब अगर आप देखो तो मैंने वहाँ पे भी बनाया था भाई, हमने कहा सर क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे दिखाया कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्लोरीन की तरफ ड्रॉ किया और ये पूरा फुल हेडेड एरो से दिखाया कि वो इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है हेट्रोलिटिक फिशन को समझाने की, रिप्रेजेंट करने की। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 3 पढ़ो। Heterolysis can also give a species in which carbon gets the shared pair of electron and is then termed as carbanion. अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है बेटा, इसको भी मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड में समझा देता हूँ कि कभी भी हेट्रोलिटिक फिशन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि होने के बाद कार्बन पे हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज आए। अगर मान लो कार्बन किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जैसे मान लो CH3 का कार्बन है, ये किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से जुड़ा है मान लो, तो अब बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड में कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव हुआ? कार्बन, और मेटल कार्बन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इस केस में अगर हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पता है कौन रखेगा? कार्बन। हाँ हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है तो दिखाया अभी भी ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत। और होने के बाद बनेगा क्या? CH3 के पास
अपना तो इलेक्ट्रॉन था ही, ये वाला बाजू वाले M का भी आ जाएगा उसके पास, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 थे, 4 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन चौथा बॉन्ड टूटा जरूर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहा ही, बल्कि दूसरे का ही मिल गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये बन जाएगा CH3- और ये बन जाएगा M+। हेलो। और ये जो CH3- है ये कहलाता है कार्बन पे प्लस इज कार्बोकैटायन और कार्बन पे माइनस इज जनरली नोन एज कार्ब एनायन। हेलो। Yes, sir. ठीक है बेटा। Heterolysis is favored in polar solvent and when the electronegativity difference between the constituent element forming the covalent bond is high. बोल रहा है हेट्रोलिटिक फिशन जनरली तब होता है जब जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हो उसमें जो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटना हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा, अरे यार जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ले लेगा और जो कम होगा वो देना भी चाहेगा, तो बॉन्ड आसानी से हेट्रोलिटिक फिशन हो जाएगा। और कह रहा है हेट्रोलिटिक फिशन फेवर्ड होता है पोलर सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि मान लो तुम अल्टीमेटली चाह रहे हो कि A और B का बॉन्ड टूटे, कोई एक बन जाए प्लस और दूसरा बन जाए माइनस, तो ये रिएक्शन बच्चों फॉरवर्ड पता है कब जाएगी? जब आप सॉल्वेंट पोलर रखोगे। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट आप ये 9वीं 10वीं से जानते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये जो आयनिक प्रोडक्ट्स बने, ये जो आयंस बने, ये कैसे सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाएंगे? पोलर सॉल्वेंट में। तो वही कह रहा है कि अगर आप हेट्रोलिटिक फिशन कराने चाहते हो तो ये जो दो रिएक्टेंट्स को आप मिक्स करो, ये किस सॉल्वेंट में मिक्स करो? जिसमें पोलैरिटी हो। उससे होगा क्या? वो पोलर सॉल्वेंट इनको ज़्यादा आसानी से घोल लेगा खुद में एज कंपेयर टू दिस, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि इनका टूटना फेवरेबल हो जाएगा। हेलो। ऐसे समझो कि मान लो कोई 2 लोग साथ हैं, लेकिन जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो जो उनके आसपास का माहौल है वो चाहता भी है कि जैसे जो मान लेते हैं सॉल्वेंट में जो भी माइनस है वो इसको घेर लेगा, किसको? प्लस को। और सॉल्वेंट का जो भी प्लस है वो किसको घेर लेगा? माइनस को। कहने का अर्थ है कि अगर 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है, 2 लोगों का रिश्ता टूट जाता है, तो जो जो एक आदमी है उसको उसके इर्द गिर्द के दोस्त घेर लेंगे और इसको इर्द गिर्द के, और जो दोस्त हैं वो दोनों के सेट ऑफ दोस्त का नेचर अलग अलग है, क्योंकि ये सेट ऑफ दोस्त माइनस है, ये सेट ऑफ दोस्त प्लस है। हेलो। तो ऐसे कंडीशंस में 2 लोगों की दोस्ती और आसानी से टूट सकती है। तो ये केमिस्ट्री की बात है, तो नॉर्मल बोलते हैं ना, इन लोगों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो ये कॉमन बेसिक सेंस से भी समझ सकते हो आप। हेलो, आगे बढ़ो। हेलो। Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ो आयुष। Characteristics of homolytic fission. अब बात आती है होमोलिटिक फिशन की। हेट्रोलिटिक में जब भी बॉन्ड टूटता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा देता है। होमोलिटिक फिशन के केस में बेटा जैसे कभी भी बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटने में बॉन्ड तो खत्म होता है 2 लोगों के बीच का, लेकिन कोई भी किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाता है। ऐसा भी होता है, कब मैं अभी दिखाऊंगा, पर जब भी ऐसा होता है इस चीज़ को समझ लो। जैसे ये क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा है, इसलिए इसको मैंने दर्शाया हाफ हेडेड एरो से दोनों तरफ दिखा के कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया। एक्चुअली बेटा होमोलिटिक फिशन जब भी होता है तो सनलाइट की मौजूदगी या हाई टेम्परेचर, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं टर्म 1 में तो आपको पता है सनलाइट की एनर्जी को हम एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो होमोलिसिस हो जाता है और क्लोरीन के पास जो भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 लोन पेयर थे वो तो हैं ही, साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग से दिखाया हुआ है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको बना देता है फ्री, इसको कहलाता है ये फ्री रेडिकल। अब क्योंकि सर अल्टीमेटली ये भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक रिएक्टिव स्पीशी होगी,
और इस प्रकार से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और क्योंकि ये जो बना वो रिएक्टिव है तो वो आगे बॉन्ड बनाने के लिए इच्छा भी रखेगा। हेलो, तो बॉन्ड टूटेगा तब ना नया बॉन्ड बनने की संभावना क्रिएट होगी। तो देखो संभावना क्रिएट हो गई। लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना, जैसे आपने हेट्रोलिटिक में देखा था, इंटरमीडिएट क्या बने थे, या तो कार्बोकैटायन या तो कार्ब एनायन। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहे हैं, फ्री रेडिकल। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। भले फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, वही लिखा हुआ है, लेकिन ये रिएक्टिव है। और ये आप कैसे समझ सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना चाहता है, इसके पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन बचा है, जिसके कारण ये रिएक्टिव है। तो वही लिखा हुआ है, ये रिएक्टिव है बट न्यूट्रल। जैसे कार्बोकैटायन कार्बन आयन भी रिएक्टिव होंगे, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है, तो वो तो चाहेंगे कि अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करें, वो तो रिएक्टिव होंगे ही, और फिर आगे वो किसी और के साथ प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। लेकिन कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सर फ्री रेडिकल क्यों रिएक्टिव होगा, तो शायद मैंने ये समझा दिया, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर होने की इच्छा रखेगा, इसलिए ये भी रिएक्टिव होता है, भले ये न्यूट्रल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होमोलिसिस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेलिंग हासिल करेंगे जी। पढ़ो आयुष। In homolytic fission, the movement of single electron takes place and नहीं is नहीं नहीं shown by नहीं, half-headed carbon. ये नहीं पढ़ा बेटा आपने, कहाँ पढ़ रहे हो? अच्छा ऊपर पढ़ रहे हो क्या? अच्छा ओके, पढ़ो बेटा इसको। हाँ पढ़ो पढ़ो। In homolytic fission, the movement of single electron takes place and is shown by half-headed curved arrow fish hook. ये जो फिश हुक है इससे शो किया जाता है। नेक्स्ट, कोई रोकना पड़ेगा बेटा, मैं रुकूंगा नहीं, है ना, जिसको जो पॉइंट में रोकना हो रोक दीजिएगा जी। Homolysis results in the formation of neutral species which are very reactive like carbocation and carbanion but are termed as free radical. जो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट बना वो भी रिएक्टिव है कार्बोकैटायन कार्बनायन की तरह, लेकिन वो न्यूट्रल है, ये बात को लिख भी दिया गया है। नेक्स्ट, Homolytic fission is favored in non-polar solvent in the presence of sunlight and high temperature and also in the presence of peroxide as catalyst. बस ये बात थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लो। होमोलिटिक फिशन, वैसे तो बेटा सच्चाई बताऊं, जो भी आप 12वीं तक रिएक्शंस देखेंगे 90-95% रिएक्शन हेट्रोलिटिकली ही टूटते हैं बॉन्ड्स। होमोलिटिक लेकिन कभी कभी केस होता है, और ये तब देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क ज़्यादा ना हो। और वैसे सच्चाई बताऊं तो हेट्रोलिटिक फिशन जब भी होता है, होमोलिटिक फिशन जब भी होता है, तो एक्चुअली सनलाइट, हीट और परऑक्साइड, शायद आपने टर्म 1 में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा है और आप जानते हैं परऑक्साइड वो ऑक्सीजन होता है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और ये दिखता कैसा है, O बॉन्ड O, तो O बॉन्ड O के साथ मैंने इधर भी कोई कार्बन की चेन लगा दी और इधर भी कार्बन चेन लगा दी, तो ये हो गया एक कार्बन का परऑक्साइड। परऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि लोगों को प्रोत्साहित करता है किस चीज़ में, होमोलिटिक फिशन कराने में। हेलो, ये एक फैक्चुअल ज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। हेलो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड सनलाइट हाई टेम्परेचर, ये ट्रायंगल साइन हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल साइन का मतलब होता है हीट किया गया है, हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये ROOR यानी कि परऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब होने से हुआ क्या, होमोलिटिक फिशन हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसने कार्बन का कार्बन रख लिया, क्लोरीन का क्लोरीन ने रख लिया, इससे जो रेडिकल बना वो कार्बन पे फ्री रेडिकल आया और क्लोरीन पे फ्री रेडिकल आया। भले ये दोनों न्यूट्रल हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। हेलो, नेक्स्ट, अब कभी भी बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने के पहले हमने जान ही लिया वो क्या बनता है, वो एक इंटरमीडिएट का रूप लेता है। आइए उनको समराइज कर लें। तो नेक्स्ट स्टाम आके हमारा पढ़ें बेटा। Reaction intermediate. Yes, sir. There are two types: nucleophiles, nucleus loving; electrophiles, electron loving. अब बस रुक जाओ बेटा, रुकते जाया करो बेटा। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, मतलब बॉन्ड टूटने के बाद प्रोडक्ट बनने के पहले हमेशा एक इंटरमीडिएट बनेगा जो रिएक्टिव होगा, और उसे समझना आवश्यक इसलिए क्योंकि तब आप प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके बारे में प्रिडिक्शंस कर पाओगे, समझ पाओगे।
और यही बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने के पहले ये जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इन्हीं का बनना, इन्हीं के बारे में सोचना रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। मतलब आपको एक्चुअली रटने में, चीज़ों को याद करने में समझ मदद करेगी और फिर आप चीज़ों को सोच सोच के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का प्राथमिकता है। जो कि सच्चाई ये है कि 11वीं में आपको शायद उतना आवश्यक ना लगे, पर 12वीं में हालत खस्ता हो जाएगी पूरी एक टर्म वन की मतलब एक पूरी एनसीईआरटी के पार्ट पढ़ने में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्लास 12th में ही आती है। क्लास 12th की जो 2 एनसीईआरटी, उसमें एक एनसीईआरटी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। क्लास 11th में भले आपको आसान लगे कि आप ना भी समझो तो चलेगा, पर क्लास 12th में बाल नोचोगे, क्योंकि रटते रह जाओगे, समझ में आएगा नहीं। इसलिए अभी से ही थोड़ा सा कॉमन सेंस बड़ा कर लीजिए ताकि आगे फ़ायदा हो। अच्छा, अब कभी भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होते हैं न्यूक्लियस लविंग। अब सर मेरी वही बात, न्यूक्लियस लविंग ये नहीं कि मैं किसी के न्यूक्लियस में जाकर अटैक करूंगा। न्यूक्लियस लविंग मतलब जिनको प्लस से प्यार हो। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो कोई भी जिसको न्यूक्लियस यानी कि प्लस से प्यार होगा, कोई भी अटैकिंग स्पीशी जिसको प्लस से प्यार होगा, वो खुद कैसा होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। इसलिए मैं न्यूक्लियोफाइल को NU से रिप्रेजेंट करता हूं जनरली, और उस पर चार्ज क्या लगाता हूं? माइनस। इसका अर्थ क्या है? ये माइनस किससे प्यार करेगा? प्लस से। मतलब ये किसी के न्यूक्लियस में जाके अटैक करेगा। हेलो, यस सर। अरे नालायक नहीं, ये ऐसे कार्बन पे जाके अटैक करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। हेलो, नालायक यस बोल रहे हैं गधे। हेलो सर गलती से निकाल रही है। नहीं तो बेटा गलती से ही गलत होता है ना, ऐसा जानबूझ के तो गलत नहीं होता है। चलो आगे बढ़ें। हेलो, यस सर। तो मतलब जो हमने आपको कॉमन सेंस सिखाया था कि रिएजेंट का जो OH माइनस था जो कि कार्बन को अटैक कर रहा था, तो अब आप क्या सीखे? OH माइनस जो अटैकिंग स्पीशी है, उस OH माइनस को आप इंग्लिश में और क्या कह सकते हो केमिस्ट्री की इंग्लिश में? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि वो कार्बन के प्लस को प्यार कर रहा है, तो OH माइनस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। होमोलिटिक फिशन होने के बाद जो कार्ब एनायन बना था, कार्ब एनायन भी बनाया था ना जब मेटल के साथ मैंने हेट्रोलिटिक, सॉरी होमोलिटिक नहीं, हेट्रोलिटिक, जब मैंने मेटल के साथ फिशन कराया था कार्बन का, तो ये जो कार्ब एनायन था, ये माइनस भी किसी भी व्यक्ति से प्यार करेगा। तो कैसे व्यक्ति से क्या प्यार करेगा? जिसमें क्या चार्ज हो? प्लस। तो ये CH3 माइनस भी केमिस्ट्री की इंग्लिश में कैसा इंटरमीडिएट कहलाएगा? अरे चचा, माइनस किससे प्यार करेगा? प्लस से। तो ये भी क्या कहला सकता है? भले ये कार्बन आयन है, ठीक है, न्यूक्लियो। इस कार्बन आयन का चरित्र कैसा है? न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल होगा। हेलो बाकी लोगों, यस सर। ठीक है भैया, शायद थोड़ा सा ट्यूबलाइट जली आपकी, कोई बात नहीं, चौक ठीक कराओ, अच्छे चलने लगेगी। चौक कैसे ठीक कराओगे? रीड करके ढंग से, नोट्स में समय देके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब समझ ही सकते हैं सर, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, और चार्ज दिखा देते हैं इसमें प्लस। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन से किसी व्यक्ति को तब ना प्यार होगा जो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी किससे दिखाई जाती है? अरे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से। हेलो, यस सर। आइए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमने समझ लिया है, इसको नियमित रूप से लिख भी लें हमारे जनरल इंटरमीडिएट्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने सबसे पहला इंटरमीडिएट क्या पढ़ा था? कार्बोकैटायन। उसके बारे में इंग्लिश पढ़ो।
It is electrophilic in nature. अब समझ सकते हो, कार्बन पे प्लस है तो प्यार किससे करेगा? माइनस से। तो क्या कहलाएगा चरित्र उसका? Electrophilic. उसका Electrophilic. उसका चरित्र इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा। और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इंग्लिश बोल पा रहे हो? इंग्लिश बोल पा रहे हो कि ग्रामीण हो? Yes sir, बोल पा रहे. ठीक, बोल पा रहे हैं सर. वेरी गुड, तुम लोग होशियार हो। आगे। Hybridization of sp2 and shape is trigonal planar. अब हाइब्रिडाइजेशन और शेप की बात, बस बस रुक जा मेरे भैया, हम ही समझाए कभी आए। हाइब्रिडाइजेशन और शेप की बात आती, ये कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा हाइब्रिडाइजेशन और शेप। अब देखो बेटा, जो कार्बोकैटायन हमने बनाई, ये केमिकल बॉन्डिंग का जानकारी है, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, जिसको दिक्कत होगी रोक देगा बेटा। ये अगर कोई कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूँ तो हमने देखा ही है सर, कार्बोकैटायन के केस में कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और उस पर एक प्लस रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका गया हुआ है। तो कार्बन, जो कि हम जानते हैं कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, एक ऑर्बिटल उसका खाली है, तो इसका शेप क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि शेप तो आने वाले न्यूक्लियस डिसाइड करते हैं। न्यूक्लियस कितने आ रहे हैं? 1 2 3। हेलो, आने वाले कंबाइनिंग एटम्स को मैं न्यूक्लियस कह रहा हूं। हेलो, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में वो 3 लोग कैसे आएंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर इस पे बचा ही नहीं, तो स्टेरिक नंबर 3 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2। हेलो, ये खाली ऑर्बिटल मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं ये समझा पाऊं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के तहत बॉन्ड बना लिए और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया और वो खाली है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो कोई ले गया ना, तब ना वो कार्बन प्लस है, तब ना कार्बोकैटायन है। तो वही खाली ऑर्बिटल मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, और जो कि इसको कार्बन को क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए प्लस प्यार किससे करेगा? कहेगा दूसरे कोई माइनस आए और इसके खाली ऑर्बिटल में आके इसको संतुष्ट करें। हेलो, तो इसके पास भूख है, इसके पास रिएक्टिव नेचर है, किस चीज का? इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। हेलो, चलो भैया, तो कार्बोकैटायन के बारे में जानकारी हासिल कर ली, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रखर पढ़ो। Carb anion. पढ़ो। It act as nucleophiles and the carbon is sp3 hybridized and shape is trigonal pyramidal. देख लो, अब नीचे फोटो बनी हुई है, यहाँ पे मैंने प्रिसाइज एग्जांपल साथ कार्बन का बॉन्ड बना दिया है कॉपर के साथ। कॉपर मेटल है, हमें पता है। अब यहाँ पे फिशन होगा तो कार्बन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन रख लेगा, बना लेगा CH3 माइनस। CH3 माइनस को देखोगे तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम सोचते कैसे हैं कि 3 बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर इज रिप्लेस्ड बाय अ लोन पेयर, तो ये जो एंगल होगा ये टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा, इसलिए ये थीटा 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। और ये शेप क्या कहलाता है? ये शेप कहलाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। हेलो, ठीक है। और ये कार्ब एनायन का चरित्र कैसा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए प्यार किससे करेगा? प्लस से, इसलिए ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ो बेटा। Carbon free radical. पढ़ दो। It is electrophilic in nature. अब इलेक्ट्रोफिलिक कैसे पता चल गया सर? इस पे तो ना 4 प्लस होता है ना माइनस। बेटा कार्बन भले इस पे न्यूट्रल है, लेकिन कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो ऑड इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना चाहेगा? पेयर करना चाहेगा। वो कैसे पेयर कर पाए? जब उसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन आए। तो अल्टीमेटली ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो उससे प्यार करना पड़ेगा, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए इसका चरित्र इलेक्ट्रोफिलिक है। हेलो, जैसे यहाँ पे मीथेन का मैंने होमोलिसिस कराया, हाइड्रोजन अलग कर दिया, हाइड्रोजन भी रेडिकल बनाया, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन में इंटरेस्टेड हैं, तो हम कार्बन का फ्री रेडिकल देख रहे हैं। अब कार्बन का भी फ्री रेडिकल देखोगे तो भले इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड यानी कि बॉन्ड पेयर तो अभी भी ये 3 बना रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है ना ऑड, 2 तो नहीं है, तो लोन पेयर तो इसमें अभी भी 0 है। स्टेरिक नंबर इसका 3 है, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज में शेप क्या होगा सर? 3 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। हेलो, कोई किसी को कोई तकलीफ? No sir. चलो,
फिर ये क्वेश्चन है बेटा कुछ कि आपको आइडेंटिफाई करना है, बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन। इसमें आपको ये नोट्स पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो डाउट पूछिएगा। और मैं सीधा आगे आ रहा हूँ, आगे आ गए हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में। अब ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ना बेटा, ये इंटरमीडिएट्स या कार्बन के कंपाउंड्स में कौन अच्छा कौन बुरा, कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल, ये चीज़ हम तब समझ पाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट को थ्योरेटिकली जज कर पाएँ। थ्योरेटिकली जज कर पाएँ मतलब केमिकल बॉन्डिंग के सहारे से कुछ कॉमन सेंस बना पाएँ जो कि हमें मदद करे ये प्रिडिक्ट करने पे कि कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा, कौन स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक, अंडर द स्टमक, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जो सबसे अच्छा पहले हमने इंग्लिश में ये लिख लिया है कि जो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ये बेसिकली 4 प्रकार के हमको पढ़ने हैं: इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। इन चारों में से बेटा केवल ये इलेक्ट्रोमेरिक ही एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी भी कंपाउंड में हर समय नहीं लगता, इसलिए ये कहलाता है टेम्पररी इफेक्ट। बाकी के तीनों इफेक्ट अगर किसी कंपाउंड में लगते हैं तो हर समय लगते रहते हैं, इसलिए वो परमानेंट इफेक्ट्स हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब बेटा एक्चुअली मैं ये सारे इफेक्ट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से टर्म 1 में बाकी लोगों ने मेरे से पढ़ा है और कनिका का कहना है उसको भी इफेक्ट्स आते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, क्योंकि लगभग टाइम भी हो गया है, तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि यहाँ पे सिर्फ शैव्या है बेटा, आपको अगर कोई प्रिसाइज डाउट पूछना है तो पूछ लो। सर हाइपर कॉन्जुगेशन में डाउट है। इंडक्टिव समझ में आता है, एक बार रीड कर लेना, वरना दिक्कत हो तो पूछ लेना कि मैं स्टार्टिंग से बताऊं, सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन पहुंच जाऊं कि ये भी बताऊं? नहीं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो ठीक है, मैं एक एक करके फिर एक काम करता हूं, मैं आप सबको रीड करने में मदद ज़रूर करा देता हूं, है ना। तो अपन क्लास अभी खींच लेते हैं, क्योंकि सबके पास, मेरे पास अभी भी इस समय मैंने अभी 12th वाला बैच रात में रख दिया है, तो मेरे पास लगभग भी फ्रेम खाली रहता है, तो मैं आप लोग का बैच रोज़ थोड़ा थोड़ा खींच दिया करूँगा, ठीक है। तो चलो इसको रीड ज़रूर कर लेते हैं पूरे को, हालांकि मैं बीच में रोक के हिंदी नहीं बोलूँगा अब, है ना, पल रीड कर लेते हैं। जिसको भाई वो प्रखर इंग्लिश ही पढ़ रहा है और सब ने लगभग ये समझा हुआ है, इंग्लिश सबके लिए फॉरेन लैंग्वेज तो है नहीं कि हमको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही, तो इंग्लिश ज़रूर एक बार रीड कर लें सब लोग साथ में हम लोग। लेकिन मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से आपको हिंदी बोलना चालू करूँगा, और इसके पहले मैं हिंदी तभी बोलूँगा जब आप रोको और कहो कि सर ये जो इंग्लिश है वो समझ में नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। चलो प्रखर चालू हो जाओ इंग्लिश। बस रुक जाओ, इतना सा बस मैं थोड़ा सा बोल दूं यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, बस इतना सा मैं यहाँ पे बोल दूं कि कभी भी कार्बन की चेन में कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि अभी हम यहाँ पे इस इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन के खींचतान को डील करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा कौन देगा डिसाइड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लीजिए कार्बन की चेन से कोई ग्रुप लगा है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, जिसको मैं यहाँ एरो से दिखा रहा हूँ। ये खींचेगा तो माइनस होगा, कार्बन का खींचेगा तो प्लस होगा, ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है ये जिस कार्बन के एकदम डायरेक्टली जुड़ा होगा, अगर इसने 10 रुपए के इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये होगा -10 और इस पे आएगा +10। लेकिन अब अगर इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन खिंच गए हैं, इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन की भूख लग गई है, इलेक्ट्रॉन की भूख लग गई है, तो भले ये कार्बन है लेकिन ये भी अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस अपने बाजू वाले कार्बन से, लेकिन इसकी भूख उतनी ज़्यादा तो नहीं है जितनी एक्स की थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो इसको भी अब भूख लग गई है क्योंकि इसके खिंच गए हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि -I लगाएगा किस पे, अपने बाजू वाले पे, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं लगा पाएगा। तो अगर इस पे मैंने लिखा है डेल्टा पॉजिटिविटी आई है तो इस पे डेल्टा डेल्टा मतलब और थोड़ी पॉजिटिविटी, और सेम प्रक्रिया से इसके और दूर वाले कार्बन पे डेल्टा 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 पॉजिटिविटी आई है। वही बोला जा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और एक्चुअली ये केवल ग्रुप जहाँ भी लगा रहता है उसके 3 कार्बन तक अपना इफेक्ट को दिखा पाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल एग्जाम्पल दूँ, मान लो एग्जाम्पल के रूप में ऐसा कहता हूँ मैं कि मान लो ये -1000 रुपये का चार्ज खींच रहा है और ये +1000 रुपये का,
तो अगर इस पे आप पॉजिटिविटी देखोगे ना, जैसे इस पे अगर +1000 की पॉजिटिविटी है तो इस पे +1 रुपए की पॉजिटिविटी होगी, और इस पे +10⁻³ की पॉजिटिविटी होगी। मतलब आप समझ सकते हो बेटा, 1000 रुपये और 1 रुपये में फ़र्क है। 1000 रुपये में आप मस्त, शायद आप 5-6 लोग बढ़िया और अच्छी जगह खाना खा सकते हो। हेलो। और 1 रुपया में Yes, sir. समोसा भी नहीं मिलेगा। हेलो। और 10⁻³ की तो बात है, छोड़ दो सर। तो आप शायद गौर करो कि इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्टेंस से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। हेलो। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन तक देखा जाता है? 3 कार्बन तक। हालांकि सच्चाई ये है, स्टैटिस्टिकल सच्चाई है कि तीसरे कार्बन तक इसका इफेक्ट इतना निग्लेजिबल हो जाता है, पर भी निग्लेजिबल ही सही, फिर भी कितने कार्बन तक हम थ्योरेटिकली ऑपरेशनल मानते हैं? 3 कार्बन तक। ये हो गया इंडक्टिव। अब इंडक्टिव इफेक्ट से आपको ये समझ में आता है कि जितना ज़्यादा कोई प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, उतना ज़्यादा किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यही इस चीज़ का आप एप्लीकेशन यहाँ से देख सकते हो कि मान लो हमारे पास कोई कार्बोकटायन है, जैसे CH3+, और एक और ये है CH2+, लेकिन ये CH2 है, मध्य इस पर एक R भी जुड़ा है। हमको पता है सर, ये जो R होता है ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये कार्बन पे प्लस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। किससे? इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो ये इस पे क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो अगर ये इस पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इस कार्बन पे भले पॉजिटिविटी आ गई है, लेकिन ये पॉजिटिविटी को ये R का प्लस आई थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करेगा, तो इस कार्बन को प्लस रखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई इस प्लस को, मतलब ऐसा समझो कि कोई मेरा पैसा ले गया, तो अगर इस कार्बन का कोई पैसा ले गया तो भी इसके पास ये एक दुकान खुली हुई है ना, जिससे थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, तो फिर भी ये इतने खराब हाल इसके नहीं होंगे। मतलब ये कार्बोकैटायन को बनने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। हेलो। किसके कंपैरिजन में? मिथाइल कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में। और ऐसा कार्बन जो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा उसको 1 डिग्री कहते हैं, ऐसा कार्बन जो 2 से जुड़ा उसको 2 डिग्री, और ऐसा कार्बन जो 3 से जुड़ा उसको 3 डिग्री। तो हम समझ सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मिथाइल। इसको इसलिए ऐसे करके दिखाया हुआ है, और यहाँ नीचे जनरलाइज करके बात की हुई है कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगता है उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो। हेलो। No, sir. चलो, अब बेटा मैं काम कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं यही काम कर रहा हूँ। देखो बेटा, रीड जब मैं आप कोई रीड करेगा तो मैं बीच में कूद ही पढ़ूंगा, ये फिर मेरी ख़राब आदत है। तो एक्चुअली आप ये पूरे कंटेंट को प्रॉपर रीड करिए, क्योंकि नहीं और न समझ में आए तो मेरे से आप वो पूछिए, क्योंकि जब आप पूछोगे तो मैं पूरा ही बताऊंगा बेटा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि उसने वो बच्ची कहना है कि सर हमको बाकी भी सबको कहना है, सबको आता ही है, तो मैं क्यों, मैंने रिवीजन के लिए टाइम ही देना है मुझे, तो टाइम तो मैं दे ही रहा हूँ। मैं सीधा डाउट्स ही बोलूँ, तो उसने बच्ची शव्या ने कहा है कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन बताओ, तो मैं सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन में पहुँच रहा हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले कोई रोकना चाहेगा कहीं भी कुछ एग्जाम्पल या कुछ चीज़ समझने पे तो रोक लेना। मैं सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन पे पहुँच रहा हूँ। रेजोनेंस भी हो गया शव्या? ठीक है बेटा, तो मैं सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन में जा रहा हूँ। लेकिन इसमें वो मत करना, झेपना मत बच्चों, नहीं बनता तो देन एंड देयर रोक लेना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नहीं बनेंगी तो हालत ख़राब होगी आपकी 12वीं में, आप चीज़ें रटते रह जाओगे। चलो, तो मेरे से रेजोनेंस भी कुछ नहीं पूछा है, सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन पूछा जा रहा है, तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन सीधा रीड करवा रहा हूँ। चलो, हाइपर कॉन्जुगेशन में पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा था? अभिषेक। अभिषेक थोड़ा तेज से बेटा, चालू हो जाओ। It is a general stabilizing effect which involves delocalization of sigma electron of CH bond of an alkyl group directly attached to an sp2 hybridized carbon. The sigma electrons of CH bond enter into partial conjugation with the sp2 hybridized carbon. बस Hyperconjugation is also regarded as sigma pi conjugation or no bond resonance. More be the number of CH bond,
at the sp3 hybridized alpha carbon, greater is the hyperconjugation and greater be the stabilization of the sp2 hybridized species. Application of hyperconjugation. रुक जाओ बेटा, To decide रुक the जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक stability जाओ of रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब बेटा समय है, इंग्लिश खूब पढ़ ली, अगर नहीं समझ में आई है तो मैं उसके बारे में डिटेल में हिंदी बोल रहा हूँ। अब देखो बेटा, बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी इन जनरल। वैसे तो और भी लोगों की स्टेबिलिटी बता सकते हो, एंड प्रोडक्ट्स की बता सकते हो, पर इंटरमीडिएट्स की भी स्टेबिलिटी बेसिकली इस्तेमाल करने के डिसाइड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तीन इफेक्ट आप ऑलरेडी जानते हो, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस। और आपको पता होगा कि अगर किसी इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करना है तो रेजोनेंस इज अ मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। जानते हो बात? Yes, sir. ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि रेजोनेंस में के थ्रू किसी भी इंटरमीडिएट में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स आते या जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल आना जाना ज़्यादा प्रभावशाली होगा एज कंपेयर टू थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना या खींचना। हेलो, इंडक्टिव तो थोड़ा सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचता या देता है ना, प्लस आई या माइनस आई लगाता है। रेजोनेंस में तो एक्चुअली नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आते या तुमसे दूर जाते हैं, तो यहाँ इसका डोमिनेंस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, खींचतान केवल नहीं होती। हेलो, Yes, sir. अच्छा, रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि एक्चुअल मूवमेंट नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का एक सिस्टम के अंतर्गत होता है जिसे हम कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। जो नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हो सकते हैं, मतलब आ जा सकते हैं, टहल घूम सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, एक सिस्टम के अंतर्गत, और वो सिस्टम कहलाता है कॉन्जुगेट सिस्टम। हेलो, अगर आपने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है तो आपको कॉन्जुगेट सिस्टम पता होंगे। वो होते हैं पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा बॉन्ड पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। हेलो शिव्या, ये बातें पता हैं आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम के अंतर्गत अगर नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर उधर डीलोकलाइज करता है तो एक्चुअल मूवमेंट होता है, और वो एक्चुअल मूवमेंट से इंटरमीडिएट खुश होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ फुदक के आ जाएंगे तो वो खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फुदक के वहाँ से चले जाएंगे रेजोनेंस के थ्रू, तो वो ज़्यादा थे तो घट गए, तो वो भी खुश हो गया, स्टेबलाइज हो गया। लेकिन ये डीलोकलाइजेशन किसका होता है? नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। अगर बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहीं आपको फुदकते हुए दिख जाए तो आप कहोगे अरे यार ये तो कंजुगेशन में पागल हो गए लोग, होता है ना, कहते हैं यार इस बार थोड़ा पैसा आ गया तो बौरा आ गया। हेलो हेलो, तो हम ये जो डीलोकलाइजेशन की बात समझते हैं वो ऐसे समझते हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ने हमें कहा है कि पाई बॉन्ड कमजोर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। हेलो, Yes, sir. हाइपर कॉन्जुगेशन एकमात्र ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है, रेजोनेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन का? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। और क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट के पाई बनता है तो हम कहते हैं ले ये तो पागल हो गया, इसलिए कहते हैं अरे पागल हुआ कंजुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। हेलो, Yes, sir. लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे प्रूफ्स हैं जो कि ये बात को वैलिडेट करते हैं कि नहीं नहीं कुछ केसेस में ऐसा होता है। अब ऐसा कब होता है? हमेशा नहीं, केवल प्रिसाइज केस है जो कि मैं आपके सामने बना रहा हूं। ऐसा केवल तब हो सकता है जब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। कैसा कार्बन हो? sp2 hybridized. एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बहुत फेमस एग्जांपल हमने अभी देख लिया है। एक ऐसा कार्बन होता है जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने से होता यह है कि उसके पास एक ऑर्बिटल मौजूद होगा जो एम्प्टी होगा और अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये मैंने इस पॉजिटिवली चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि
ट्राइगोनल प्लेनर होता है उसका उसका 3 बॉन्ड एक प्लेन में बना दिए हैं, और ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड जो कि खाली है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल इस कार्बोकैटायन को क्या बना दे रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हेलो, इस पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हेलो, हाइपर कॉन्जुगेशन केवल एक ऐसा ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही फॉलो करवा सकता है। कैसे? सबसे पहले ये होना चाहिए, अच्छा है, इसके बाजू में, इसके जस्ट बाजू में एक कार्बन होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा। और ये कार्बन के पास जितने भी सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन होंगे, सब लोग नहीं, केवल कौन? सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्डेड कौन? हाइड्रोजन। इसके पास जो भी सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन को तोड़ के इस कार्बन के साथ उस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। कैसे? सामने देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस की तरह ही होता है, इसलिए हम इसको भी ऐसे ही दिखाते हैं। हेलो, यहां पे हो क्या रहा है सर? ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था उसके 2 बॉन्ड तो जो भी हो, ये एक बॉन्ड टूट गया, ये वाला टूट गया, तो ये कौन बचा यहां पे? हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसलिए उसको मैं लिख दे रहा हूं H+। ये हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियस को मैंने कहीं मूव नहीं किया, सिर्फ इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया। अच्छा, मूव कहां किया सर? ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास है, बस बाजू वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को दे देगा। कैसे देगा? ये देखो, दे दिया, और ये जो दे दिया उससे इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। ऑलरेडी वहां क्या बना हुआ था? ऑलरेडी वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बना ही हुआ था इस कार्बन के साथ। हेलो, तो इस कार्बन को ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये मिल गया, तो इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो गई, और उसकी पॉजिटिविटी किसने झेल ली? इस हाइड्रोजन ने। तो बेटा आपको नहीं लगता इस कार्बोकैटायन को बनने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे के इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये कार्बोकैटायन को बनना अच्छा नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। क्या ये कार्बोकैटायन को बनने में बहुत कम तकलीफ होगी? हाँ सर। तो क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है? हाँ सर। कैसे स्टेबल हुआ? क्योंकि इस पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। इस पूरे के पूरे फिनोमेना को मैं हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहा हूं। तो सर यहां पे जितने सारे हाइड्रोजन होंगे वो सारे हाइड्रोजन ऐसा कर सकते हैं? अगर होंगे तो कर सकते हैं बेटा। तो बोला क्या जाएगा? मान लो यहां पे सब जगह हाइड्रोजन हुए, बोला जाएगा इस कार्बोकैटायन को 3 हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेशन मिला हुआ है। हेलो, यस सर। शैव्या, Yes, sir. ठीक है। अब सर ये हमने जान लिया तो क्या उखाड़ लिया? अच्छा, एक और बात जनरल जान लो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप, यहां पे फिलहाल कार्बन पे पॉजिटिविटी है तो मेरा फंक्शनल कार्बन ये है, तो किसी भी फंक्शनल कार्बन के बाजू वाली पोजीशन को हम जनरली केमिस्ट्री में कहते हैं अल्फा पोजीशन। क्या कहते हैं? अल्फा पोजीशन। तो वही आप इंग्लिश में देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा होगा कि sp2 के बाजू में यानी कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 होना चाहिए, और उस बाद जितने हाइड्रोजन होंगे उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन उस बाजू वाले कार्बन को मिल सकते हैं। अब से अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसने क्या तीर मार लिया हाइपर कॉन्जुगेशन ने? आइए इसके एप्लीकेशन देखें तो शायद आप तीर भी मार लेंगे। आइए, To decide the stability of carbocation. हमने अभी बात की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, लेकिन सर हम तो इंडक्टिव से भी देख सकते हैं। तो ज़रा बेटा यहाँ पे देखो, आप इंडक्टिव से नहीं कर पाओगे। कैसे? सामने देखो, मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूं उसमें एक कार्बोकैटायन है ए। ये ए कार्बोकैटायन देखो, इसकी फोटो थोड़ा सा मैं ढंग से दिखा दूं आपको। ए कार्बोकैटायन की फोटो देखें ज़रा, देखो ये ए कार्बोकैटायन जो है, मतलब ये जो कार्बोकैटायन है इसका, ये कार्बन यहाँ से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ से अल्काइल, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री। तो इंडक्टिव के हिसाब से तो ये 3 जगह से इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मदद मिल रही है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। वही आप नीचे वाले बी को देखो, इसको भी यहाँ से 3 जगह से अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। सर इंडक्टिव तो टाई हो गया, लेकिन क्या ये दोनों कार्बोकैटायन बराबर स्टेबल हैं? नहीं। कैसे? अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, हाँ, इसके बाजू का ये sp3 है, हाँ, इस पास कितना हाइड्रोजन है? 3। ये भी sp3 है और बाजू वाला है, भाई बाजू एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, ये भी बाजू है, ये भी बाजू, ये भी बाजू, अल्फा पोजीशन है।
तो ये 3 और 3 ये 3 ये 3 3 6 3 9, तो इस कार्बोकैटायन को ऐसे कितने हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे? 9। कोई दिक्कत? 9. और वही ए को कितने हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू सेटिस्फाई करेंगे? ऊपर के 3 नीचे के 3 और बाजू के बेटा ये अल्फा कार्बन है, ये और बाजू वाला बीटा हो गया। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन नहीं मिलते, थ्योरी कहती है केवल अल्फा पोजीशन के मिलते हैं। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? केवल 2। तो 3 3 6 और 2 8, मतलब इसको कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 8, और नीचे वाले को 9। कौन ज़्यादा स्टेबल? 9 वाला। तो नीचे लिखा भी होगा ए मोर स्टेबल है, उल्टा लिखा है रे। अच्छा नहीं, ठीक तो लिखा है, बी मोर स्टेबल देने। हेलो, यस सर. ठीक है, सर सिर्फ अटैच्ड कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, एग्जैक्टली बाजू वाले नहीं। नहीं, सिर्फ अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा सकते हैं। हेलो, ओके सर. ठीक है, चलो आगे भी चीज़ें, क्योंकि मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन समझा दिया, एक एप्लीकेशन समझा दिया, तो बाकी के एप्लीकेशंस भी रीड कर लो। तो अभी आप लोग के पास बच्चों समय ज़्यादा है और ये डॉक्यूमेंट फाइल भी बड़ी है। कितने पन्नों की है बेटा ये? 36. हाँ, तो बेटा कल का दिन और ले लो और ये 36 पन्नों को रीड करके मंडे को जब आप मिलो मेरे से, तो डायरेक्टली भले मेरी पूरी क्लास ले लो डाउट पूछने में, लेकिन फिर हम प्रिसाइज डाउट बताएंगे ना, कि जो आपको दिक्कत है। पूरा गाना नहीं गाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? चलो, तो बच्चों यहाँ से हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है समाप्त और GOC 1 का रिवीजन अब तक के लिए समाप्त। अब जो डाउट्स हैं आप मंडे को पूछ सकते हो। अगर पूरा टाइम लगा तो पूरे मंडे की क्लास में मैं केवल डाउट डिस्कशन ही करूँगा। नहीं, अगर आपके डाउट्स हो गए और आप GOC 1 में हाँ बोल दिए मुझे, तो मैं हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? बाकी चीज़ों के साथ अब हम मंडे को मिलेंगे। तो फिलहाल की क्लास समाप्त।